कोई नहीं, अभी आ जाएगा वो भी, लेट हो जाता है आजकल, वो आ तो जाएगा ही। वो इंटीग्रेशन पढ़ के एक आ और बच्चे जाएगा। को पढ़नी थी ना, प्रतीक को पढ़नी थी, अनुज को पढ़नी थी, किसको पढ़नी थी? हाँ मेरे को मैम पढ़नी थी। प्रतीक और अभिषेक को। हाँ, मेरे को प्रतीक पढ़नी को थी। पढ़नी थी। प्रतीक ने पढ़ी इंटीग्रेशन बेटा? हाँ मैम पढ़ी थोड़ी सी। चलो कोई नहीं, बाकी एक बार रिवाइज कर लेना, वो भी समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। अब अपना वर्क पावर एनर्जी का आज हमारा लेक्चर 3 है, तो आज भी हम वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स वाला जो टॉपिक है वो थोड़ा कंटिन्यू करेंगे, उसके एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर हम आगे चलेंगे एंड वी विल डिस्कस समथिंग न्यू विच इज कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होती है। अब ये कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ना, आप अपने पूरे 11th 12th में ये वर्ड सुनोगे बार बार, so you guys should know what is the meaning of conservative force and what is the meaning of non conservative force. Then we will also begin with the topic energy आज, तो एनर्जी वाला जो टॉपिक है वो हम स्टार्ट कर देंगे आज की क्लास में, और वर्क डन बाय वेरियस फोर्सेस भी हम ट्राई करेंगे समझने की। अच्छा, इंटीग्रेशन अगर मैं थोड़ा सा ब्रीफली रिवाइज करवाती हूँ तो बेटा इंटीग्रेशन ना, बहुत ब्रीफली रिवाइज करवा रही हूँ। इंटीग्रेशन जो होता है वो आपका डिफरेंशिएशन का एग्जैक्टली उल्टा होता है। इंटीग्रेशन तुम लोगों को ऐसे याद रखना है कि इंटीग्रेशन इज डिफरेंशिएशन का उल्टा। डिफरेंशिएशन तो सब बच्चों को आता है। यस मैम। मैम एक है और ना? चीज तो पूछनी थी। हाँ बेटा, मैम हमारा कोर्स जो है मैम वो शेड्यूल से आगे चल रहा है पीछे चल रहा है या फिर लेवल सही शेड्यूल के साथ ही चल रहा है? सेम सा ही चल रहा है बेटा, इट्स गोइंग ऑन द सेम पेस सबका, मतलब जैसे हमारे सारे के सारे टीचर्स का सबका वर्क पावर एनर्जी चल रहा है, तो सबका सेम ही कोर्स चल रहा है, सबका सेम ही स्केड्यूल के हिसाब से चल रहा है। ठीक है, ओके मतलब आई मैम। थिंक मैं दैट एक चीज आपको, मैम मैं हाँ रिक्वेस्ट कर रहा था ना कि मैम अब मेजर टेस्ट होगा तो मैम आप एक दो क्लासेस अगर उसकी रिवीजन के ले लो, ये अच्छा, थोड़ा चलो एक उनकी बार ना मैं रिवीजन बाकी करा दो मैम टीचर्स एक दो से भी क्लासेस बात में। करने की कोशिश करती हूँ कि जैसे आप लोगों की अगर जो फ्राइडे वाली क्लास है, फ्राइडे और सैटरडे को 2 क्लास आपकी रिवीजन की रखवा सकते हैं, तो वो वाली बात भी मैं एक बार बाकी टीचर्स से कर लेती हूँ। ठीक है बेटा? ओके मैम। तो उसमें आपका वही होगा कि स्टार्टिंग वाले थोड़े से चैप्टर्स अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे। चलो, अब यस इंटीग्रेशन में मैम। मैं क्या बोल रही हूँ, डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। तो अगर तुम एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन करोगे तो तुम्हारे पास 2x आएगा, है ना? वैसे ही अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस यस 2 मैम। की भी डिफरेंशिएशन करूंगी तब भी मेरे पास 2x आएगा। अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस किसी भी कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन करूंगी तो मेरे पास 2x आएगा। सही बात है ना? तो बेटा यस अगर मैम। आप 2x को इंटीग्रेट करते हो तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और उसके साथ में हम एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट लगाते हैं c। तो ये होता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इज नथिंग बट उल्टा ऑफ डिफरेंशिएशन। तो वही आपके जैसे डिफरेंशिएशन के रूल्स होते हैं कि एक्स रेज टू एन को आप डिफरेंशिएट करते हो तो एक्स रेज टू एन माइनस वन आता है, वैसे इंटीग्रेशन के भी अलग अलग रूल्स होते हैं। जैसे अगर आप एक्स रेज टू एन डीएक्स को इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास आएगा एक्स रेज टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। आइडियली यही वाला फॉर्मूला तुम्हारे सबसे काम में आता है। वैसे ही अब तुम साइन थीटा को डिफरेंशिएट करते हो तो कॉस थीटा आता है, तो अगर तुम कॉस थीटा को इंटीग्रेट करोगे, अगर तुम cos थीटा को इंटीग्रेट करोगे तो तुम्हारे पास sin थीटा आ जाएगा। ठीक है, ये होता है तुम्हारा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कोई ऐसे नई चीज नहीं है, कभी इंटीग्रेशन में मैंने बहुत ज्यादा ऐसे कुछ उसकी थियोरी वगैरह एक्सप्लेन नहीं करी थी, बस ये है कि डिफरेंशिएशन का उल्टा है। तो जो फंक्शन की डिफरेंशिएशन करने पे तुम्हें आंसर मिलता है, उस आंसर को अगर इंटीग्रेट करोगे तो वो फंक्शन आ जाएगा। वैसे ही अगर आप साइन थीटा को इंटीग्रेट करोगे, अब हमें पता है कि अगर हम cos थीटा को डिफरेंशिएट करते हैं तो माइनस साइन थीटा आता है, तो साइन थीटा हमारे पास कब आएगा, जब हम माइनस cos थीटा को डिफरेंशिएट करें। और हर जगह पे ये कांस्टेंट हम आर्बिट्ररी लगाते हैं, क्योंकि अगर कोई कांस्टेंट है उसको डिफरेंशिएट करते हो तो उसकी डिफरेंशिएशन 0 हो जाती है, तो हमें पता ही नहीं होता कि हमारा जो फंक्शन है उसमें कोई कांस्टेंट आया है या नहीं आया। इज दिस पार्ट ओके? अच्छा, लिमिट वाली बात मैम स्क्रीन। बेटा, स्क्रीन, अच्छा एक सेकेंड। चलो, ये तो हमारी जो ये वाली जो इंटीग्रेशन मैंने तुम लोगों को ये बताई है, दिस इज इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। दिस इज इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। अब लिमिट का क्या मतलब होता है? अब लिमिट का क्या मतलब होता है बेटा, कि अगर आप इंटीग्रेशन में लिमिट डाल दो, सपोज 1 से लेकर 2 इंटीग्रेट कर दो आप 2x dx को, 2x dx को आपको इंटीग्रेट करना है, तो सबसे पहले अनुज बेटा आप बोलोगे कि 2x को इंटीग्रेट करेंगे तो मैम एक्स स्क्वायर आएगा, और हमें यहाँ पर लिमिट लगानी है 1 से लेकर 2 तक। तो इसको हम कहते हैं अपर लिमिट, इसको हम कहते हैं अपर लिमिट, इसको हम कहते हैं लोअर लिमिट। सबसे पहले आप x की जगह अपर लिमिट पुट कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर विच इज 4, और फिर आप लोअर लिमिट पुट कर दो तो 1 का स्क्वायर विच इज 1। तो आपको अपर लिमिट पुट करके जो फंक्शन आ रहा है उसमें से लोअर लिमिट पुट करके जो फंक्शन आ रहा है उसको माइनस करना होता है। तो यहाँ पर अब आपके पास एक आंसर आएगा, यहाँ पर आपके पास कोई कांस्टेंट वगैरह कुछ नहीं आता, यहाँ पर आपके पास एक फाइनल न्यूमेरिक आंसर आता है। ठीक है अनुज बेटा, इज इट क्लियर नाउ? थोड़ा सा समझ में आया ये इंटीग्रेशन वाली चीज? याद आई जिन बच्चों को ऑलरेडी आती है? यस। ठीक है,
तो आपका सिंपल इंटीग्रेशन हो गया। इसके अलावा था चलो नहीं चल जो हमने लास्ट, बेटा म्यूट कर लो तो बच्चा, कहीं भी पढ़ लेंगे, चलना। म्यूट कर लो प्रतीक बेटा। हाँ थैंक यू यार, कुछ Sorry, बोलो फिर ma'am. उसका। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, म्यूट कर लिया करो, वरना ऐसे घर वाले तुम्हें मारेंगे पीटेंगे, वो आवाज मुझे सुनाई दे जाएगी, बाकी बच्चों को सुनाई दे जाएगी। ठीक है, ये तो आपकी इंटीग्रेशन होगी। अब इंटीग्रेशन में ना जैसे डिफरेंशिएशन में 9-10 फंक्शंस है जिनकी डिफरेंशिएशन हमें याद रखनी होती है, वैसे इंटीग्रेशन में भी वही सेम फंक्शंस होते हैं कि उनको इंटीग्रेट करके क्या आता है। ठीक है बेटा, लॉगरिथमिक वाली जो चीज है आर्यन बेटा, तो जैसे अगर हमारे पास 1/x होता है, 1/x dx होता है, इसको आप जब इंटीग्रेट करते हो तब आपके पास ln आ जाता है, तब आपके पास नेचुरल लॉग आ जाता है। ठीक है, यही मैं बोल रही हूँ कि ऐसे मल्टीपल हमारे पास फंक्शंस होते हैं जिनको जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास कुछ ना कुछ आंसर आता है। सही है। अब इसके अलावा हम लोगों ने वर्क वाला जो चीज है वो अपना डिस्कस करना शुरू कर दिया था, तो वी विल टॉक अबाउट दैट ओनली। वर्क डन इन वेरिएबल फोर्स। हम लोगों ने देखा था कि अगर फोर्स कांस्टेंट है तब तो हम वर्क डन निकाल ही सकते हैं। अगर हमारे को वेरिएबल फोर्स गिवन है, अगर हमारी फोर्स चेंज हो रही है, तब हमें क्या करना पड़ता है, हम एक छोटा सा वर्क डन निकाल लेते हैं विच इज इक्वल्स टू एफ डॉट डी आर, विच इज इक्वल्स टू एफ डॉट डी आर। और फाइनल वर्क डन निकालने के लिए हमें, अच्छा एक सेकेंड बच्चा, हेलो मैम। हेलो बेटा विजय, रिवीजन करके आए हो इंटीग्रेशन की? मैं 15 पन्ने भर के आया हूँ। चलो बहुत बढ़िया। अब हमें यही वर्क डन अगर पूरा निकालना है तो हम क्या करेंगे, एफ डॉट डी आर को इंटीग्रेट करेंगे। यही देखा था हमने कल की क्लास में। इसमें अगर आपको इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स भी गिवन है तो आप लिमिट भी अपनी सेट कर सकते हो। अगर आपको फोर्स आपकी एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप, एफ जेड के कैप के टर्म्स में गिवन है, तब हमने देखा था वी बेसिकली हैव टू इंटीग्रेट एफ एक्स डी एक्स, वी हैव टू इंटीग्रेट एफ वाई डी वाई, and we have to integrate fz dz. This is what we saw in the last class. सही है बच्चों? Yes, ma'am, ma'am. चलो इसी के एक दो सवाल अब और सॉल्व करते हैं ताकि तुम्हारा ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। सबसे पहले ये वाला सवाल देखो, एवरीवन ट्राई टू सॉल्व दिस। एग्जैक्टली जो भी पहले पढ़ा है उसी का सवाल है, कुछ ऐसे अलग सवाल नहीं है बेटा। जो हमने कल की क्लास में भी टॉपिक पढ़ रखे हैं। आपको फोर्स मैम गिवन है, लास्ट वाला एक बार दिखाना। एक सेकंड मैं यहीं पर लिख देती हूँ। ठीक है, मैंने तुम लोगों को क्या बोला कि वर्क डन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, बाय इंटीग्रेशन ऑफ R1 से लेकर R2, जो भी तुम्हारी लिमिट है वहां से लेकर वहां तक, एफ डॉट डी आर, एफ डॉट डी आर। इस तरीके से हम अपनी इंटीग्रेशन करते हैं। तो अब अगर तुम्हें इसको इंटीग्रेशन करनी है तो तुम बेसिकली क्या करोगे, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई डी वाई प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी जेड, एंड यहाँ पर यू कैन प्लग इन योर लिमिट्स। यहाँ पर आप अपनी जो भी आपकी x से लेकर x1 से x2, y1 से y2 और z1 से z2 की लिमिट्स है वो प्लग इन कर सकते हो। वही सेम फॉर्मूला यहाँ पर भी आप लोगों को अप्लाई करना है। ठीक है बेटा, एक बार ये वाली चीज अप्लाई करके मुझे बताओ क्या आंसर आएगा इस सिचुएशन में, वर्क डन की क्या वैल्यू आएगी। मैम आंसर तो आ गया। बताओ क्या आंसर आया। मैम आंसर है, कहाँ लिखा, फर्रे पे लिखना ना, ये गलत बात होगी, फर्रा पलट जाता है, गायब भी हो जाता है। नहीं निकाल लो, सब बच्चे ले लो, जस्ट टेक वन मोर मिनट, ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज। मेरा फर्रा किधर है। चलो जब तक अभिजय फर्रा निकाल रहा है, बाकी बच्चे बताओ क्या लग रहा है क्या आंसर होगा। मैम 3.5 3.5 -3.5 ऑल राइट, 3.5 ठीक है। बाकी बच्चे भी बताओ। शिखा ने बता दिया, अभिजय ने बता दिया, बताओ आशु बताओ, नैन्सी, प्रज्ञा, मैम आपने रोशनी, मेरे सामने रचना। किया। हाँ कर तो लिया, 3.5 आया, आपने बताया अभिजय ने और नहीं शिखा ने। मैंने ये वाला काम सही नहीं है, बोला था, गलत है। मैंने आपसे रात में बोला था। एक नहीं तीन सही गलत अभी हम सॉल्व करके देखेंगे। 3.5 ही आ रहा है। 3.5 ही आ रहा है, चलो
अब कैसे सॉल्व करोगे भाई, कैसे सॉल्व करोगे? सबसे पहले अगर तुम dw निकालोगे तो वही f डॉट dr करके dw निकाल सकते हो। तो हमारे पास इंटीग्रेशन जब हम फाइनल करेंगे तो वर्क डन की वैल्यू, सॉरी वर्क डन पे वेक्टर लगा दिया मैंने, वेक्टर थोड़ी होता है। हाँ, तो हमारी वर्क डन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एफ एक्स कितना है? एक्स एक्स dx फ्रॉम लिमिट कितनी है? एक्स चेंज हो रहा है तुम्हारा 1 से लेकर 0 तक, तो 1 से लेकर 0 तक डाल दोगे यहाँ पर, है ना, प्लस एफ वाई की वैल्यू है 2y, तो 2y dy एंड यहाँ पर लिमिट क्या लगाओगे? 2 से लेकर 1 तक। इज दिस ओके? ठीक है। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूंगी, x की इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2 होती है, लिमिट क्या लगानी है मुझे? 1 से लेकर 0, और y की इंटीग्रेशन होती है मेरे पास, मतलब 2y है यहाँ पर, तो उसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी y स्क्वायर। सो आई विल हैव y स्क्वायर एंड द लिमिट व्हिच आई विल पुट इज 2 to 1। ठीक है, ये इंटीग्रेशन भी समझ में आई? यस मैम। ठीक है, अब यहाँ पर हम अपर लिमिट डालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0 माइनस 1/2, और यहाँ पर जब आप वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 1, 1 का स्क्वायर इज 1 माइनस 4। तो बेसिकली मेरा जो फाइनल आंसर आया था वो मेरी वर्क डन की वैल्यू आ गई थी -3.5 जूल्स। ठीक है, अब सब बच्चे बताओ यही आंसर आया या नहीं आया? माइनस नहीं आया। माइनस नहीं आया, वो तुमने लिमिट्स फिर उल्टी लगाई हैं अगर माइनस नहीं आया तो। एक बार लिमिट्स चेक करो, आपको बोला है ए से बी पे जा रहा है तो 1 से 0 पे जा रहा है, 2 से 1 पे जा रहा है, माइनस नहीं आया तो मतलब लिमिट्स उल्टी लगाई है। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। चलूं आगे? चलो, अब ये मैम एक वाला, और प्रीवियस पे जाना। हाँ देख लो, एक बार कर लो। अगला वाला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, वो वाला देखेंगे अच्छे से। मैम अच्छा है, हाँ अच्छा है, थोड़ा सा अच्छा है, मुश्किल होगा। थोड़ा सा मुश्किल है, अलग है, मतलब जितने अभी तक हमने करे हैं उनसे थोड़ा अलग है। बच्चे बोलते हैं अच्छा है तो मतलब आंसर मैम तो बोल मेरा रही है मुश्किल। -3.5 ही हाँ, है। -3.5 है तो सही आंसर आया, गुड जॉब, जैसे सीख गया अभी। यस मैम, हो गया मैम। फाइन, चलो अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए दिया जा सकता है। अब यहाँ पर तुम्हारी दे दी है टाइम इंडिपेंडेंट, टाइम डिपेंडेंट फोर्स, तो भाई टाइम पे डिपेंड कर रही है, तुम्हें एक्स पे डिपेंडेंस दी ही नहीं कि डिस्टेंस पे कैसे डिपेंड करती है। अब कैसे सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को? हाउ विल वी सॉल्व दिस क्वेश्चन? मैम dx इंटू कर देंगे dx अपॉन में dx से। इसका सॉल्व नहीं होगा ना, लेकिन चलो मैं आपका जो पहला स्टेप है जो आपने बोला है वही करती हूँ। दैट मैम dw की जो वैल्यू होगी दैट विल बी f dx, f मैम डॉट, dx अपॉन में dt से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो सकता है। हाँ चलो वो वाली चीज हम ट्राई करते हैं। dw की हमारी वैल्यू इस हिसाब से क्या हो गई? वर्क डन की हमारी वैल्यू इस हिसाब से कितनी हो गई? फोर्स हमारी कितनी है? 10t मल्टीप्लाइड बाई dx। अब बेटा आपने बिल्कुल सही बोला, यहाँ पर ये जो dx वाला फंक्शन है ना ये नहीं चलेगा, क्योंकि हमारी जो फोर्स है वो t का फंक्शन है, तो मतलब ये dx की जगह मेरे पास यहाँ पर कहीं से भी टाइम की वैल्यू आनी चाहिए, dt आना चाहिए, तभी तो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊंगी। अग्री कर रहे हो? यस मैम। है ना बेटा? Yes, तो ये ma'am. वाली चीज से हम अग्री कर रहे हैं। मैम dt तो अपॉन में dx से करेंगे ना मल्टीप्लाई। dt अपॉन में dx से कैसे मल्टीप्लाई कर दोगे? ऐसे रैंडम थोड़ी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलो अगर मैं मैम वो dt से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे फिर एक और dx से भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब सॉरी एक और डिवाइडेड बाय dt से, मतलब अगर ये dt यस अपॉन मैम। dx से तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो तो एक dx अपॉन dt से भी मल्टीप्लाई करोगे। यस मैम। ये dx अपॉन dt क्या होता है? मैम v। v वेलोसिटी। तो यहाँ से मेरे पास एक वर्क डन का एक्सप्रेशन आया कुछ, मैम वर्क a डन इज का, इक्वल टू v dt बाय dx हो गया ना। हाँ वो वाली चीज भी अब मैं पुट इन करूंगी। अब सबसे पहले मेरे पास वर्क डन का क्या एक्सप्रेशन आया? 10 into t which is my force multiplied by velocity, ये dx अपॉन dt, dx से dx कट गया v dt, ये बच गया मेरे पास एक्सप्रेशन वर्क डन का। यस मैम। ठीक है, अब इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, बस यहाँ पर मुझे जो वेलोसिटी है वो नहीं पता, तो हमें वेलोसिटी भी निकालनी पड़ेगी। वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? ये तो मुझे नहीं पता ना वेलोसिटी इस केस में, तो वेलोसिटी कैसे निकाली जाए? तुम लोग सजेस्ट करो वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं ये वाली चीज में। यहां तक तो स्टेप बिल्कुल सही बता दिया, मेरे घर के बाहर कोई हॉर्न मार रहा है। मैम हाँ मैम हम एक्सेलरेशन निकाल देंगे पहले तो, वेरी गुड। एक्सेलरेशन और कितनी फिर मैम आएगी? हमें टाइम भी दे रखा है। मैम एक्सेलरेशन हमारी आएगी बिल्कुल सही, फोर्स तुम्हारी 10t के बराबर है, 10t, तो तो मैम 10t विल इसकी बी डिवाइड इक्वल कर टू देंगे मास से। मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की कितनी वैल्यू हो जाएगी? मैम t आ जाएगी। एक्सेलरेशन की वैल्यू t आ गई।
सही है। तो एक्सेलरेशन ma'am. की वैल्यू t तो आने का ma'am- क्या मतलब है, दैट dv अपॉन dt इज इक्वल्स टू t। तो बिल्कुल सही बोला। यहां से मुझे v की वैल्यू निकाल के बताओ कितनी आएगी। यहां से मुझे v की वैल्यू निकाल के बताओ। अब Yes इसको अगर मैम, हम निकाल रहे इंटीग्रेट, हैं। है ना, इसको अगर मैम इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेट करना पड़ेगा, dv इज इक्वल्स टू t dt लिख सकते हो। इसको इंटीग्रेट कर लो। वेलोसिटी Yes तुम्हारी मैम। कहाँ से चेंज होएगी, कुछ जीरो से लेकर v तक चेंज होएगी। टाइम तुम्हारा कितना गिवन है, जीरो से लेकर सपोज t तक चेंज हो रहा है, तो वेलोसिटी मैम की 2 क्या वैल्यू सेकंड आ की जाएगी, वन है ना। वो हम फोर्स वाले एक्सप्रेशन में डालेंगे। वो हम जब ओके फाइनल मैम। वर्क डन का एक्सप्रेशन आएगा तब डालेंगे, अभी नहीं डाल सकते वो वाली चीज। ओके मैम। ठीक है, तो वेलोसिटी कितनी आएगी ये बताओ। t²/2। बिल्कुल सही, t²/2। तो यहाँ पर मेरा वर्क डन का पूरा एक्सप्रेशन कंपाइल हो गया। इफ आई प्लग दिस एक्सप्रेशन हियर, व्हाट विल आई गेट, यस मैम। dw की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10t इंटू t²/2। तो 5t³ नहीं आ जाएगा, 5t³ dt। अब मैं इसको इंटीग्रेट कर सकती हूँ। यस मैम। यस मैम। तो अब अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगी, वर्क डन की वैल्यू कितनी आ जाएगी। अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर देती हूँ जीरो से लेकर w तक, जीरो से लेकर t तक, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी वर्क डन की, बताओ इंटीग्रेट यस करके। मैम। 5 मैम कर 4/4। वेरी यस मैम, गुड, गुड जॉब। 5t⁴/4/4। अपॉन में 4। अब यहाँ पे डाल दोगे ना टाइम की वैल्यू 2 सेकेंड, यस मैम। तो क्या वैल्यू हो जाएगी, t इज मैम इक्वल टू, 20 आ गया। वेरी गुड, t इज 20। इक्वल टू 2 सेकेंड हमें गिवन है, तो वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी 20 जूल्स एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। समझ में आया इस तरीके के क्वेश्चंस कैसे करने हैं। ये अच्छा क्वेश्चन था, तभी मैंने बोला कि स्टेप्स इसमें वही हैं जो हम अभी तक करते आ रहे हैं। बट ठीक है, दिस आई विल से वाज अ गुड क्वेश्चन। इज इट ओके बच्चों। यस मैम। यस ये कर मैम। लो नोट डाउन, फिर आगे चलूंगी, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कर लो इसको नोट डाउन। ठीक है, अब यहाँ पर तुम्हें कोई भी फोर्स दे सकती हूँ भाई, मैं तुम्हें कुछ भी 10t² मैंने फोर्स दे दी, 10t³ मैंने फोर्स दे दी। आई कैन गिव यू एनी सॉर्ट ऑफ फोर्स, आई कैन गिव यू 10t² + 2। इंटीग्रेट ही तो करना है तुम्हें करना तो इंटीग्रेट ही है, वो तो तुम कर ही लोगे। बस 2 बार इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। यहाँ पर एक तो तुम्हें वेलोसिटी निकालने के लिए इंटीग्रेट करना है, एक बार तुम्हें ये वर्क डन निकालने के लिए इंटीग्रेट करना है इंटीग्रेट ही है। मैम मैं आपको खुशखबरी सुनाऊं। हाँ बताओ। मैम मैं नोएडा में एक इंटरनेशनल इवेंट हो रहा है, वहाँ पे स्कूल को रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ। अरे वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन। कौन सा इंटरनेशनल इवेंट हो रहा है। मैम वहाँ पे एक ड्रोन, एक मतलब नाइजीरिया और वहाँ से लोग आएंगे, और जो इवेंट है वो ड्रोन का है, ड्रोन अच्छा, रेस है, ड्रोन ओ रेस। ड्रोन रेस है, मतलब ये तो ऐसे इंटरेस्टिंग इवेंट है, हम सब भी पहुंच जाते हैं वहां पे ऐसे अभिजय को चीयर करने। सॉरी टू से, बट वो पास लिमिटेड होते हैं, तो ये देखो क्या बोल रहे हैं, नहीं नॉट अलाउड। नहीं मैम आप अलाउड हो, मैम आप आ सकते हो मैम, बताओ अच्छा पास चलो, पास भेजो आपको, नंबर दो अपना। हाँ चलो ठीक है, ये सही है। नहीं नहीं, बहुत अच्छा है, इसकी ऐसे अच्छे से वीडियो वगैरह बना के भेजना ग्रुप पे, मजा आएगा हम लोगों को भी, हम सब देखेंगे। मैम जब अगर मैं जीता ना मैम, तो मैम आपके नॉर्थ दिल्ली आके आपको पार्टी जरूर दूंगा, आपके वो ठीक है, डन है, नाले में चलो नाव चला के। चलो, मेरी पार्टी पक्का। हाँ पक्का अभी वो मैम। बारिश हुई है आज, फिर से थोड़ा सा पानी का दिक्कत आएगा यहाँ पे, जितना मुझे लग रहा है, हाँ तो देखते तभी हैं। तो मैंने कहा मैं नौका लेके आऊंगा। ना ये बोट लेकर आएगा, बोट। कर लिया ये हाँ नोट डाउन, ये बताओ चलूं मेरा आगे। आंसर भी आ गया था। आंसर आ गया था, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर वही मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन को डिफिकल्ट करने के लिए कुछ भी फोर्स दे सकते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो, दिस इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन, हाउ विल यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। कैसे सॉल्व करोगे, ये भी अच्छा क्वेश्चन बोलूंगी इसको भी मैं, थोड़ा सा ऐसे अजीब सा क्वेश्चन जो होता है वो सही क्वेश्चन होता है, भले ही आंसर उसका कितना भी सिंपल हो। क्वेश्चन पढ़ के बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम ये क्या पूछ लिया हमसे। ठीक है, ये क्वेश्चन में तुम्हें बोला क्या है कि एक कुछ फोर्स है, देयर इज सम फोर्स, द फोर्स इज आल्सो गिवन टू यू, फोर्स इज गिवन टू यू एज -k y I कैप प्लस x j कैप, y I कैप प्लस x j कैप। आपको बोला है कि ये फोर्स आपकी किसी पार्टिकल पे मैम एक्ट कर रही है। इंटीग्रेशन करेंगे ना, इंटीग्रेशन नहीं -k करनी है, y, हाँ 0 से लेकर a की रेंज रखेंगे, ठीक है, और मैम प्लस में -kx, और हाँ मैम 0 से लेकर 0 तक की रेंज होगी, तो मतलब कुछ तो आएगा नहीं वेरी, उसका। ठीक है, कुछ इस तरीके से हम करेंगे, बिल्कुल सही आप बोल रहे हो। तो यहाँ मैम पर अब खाली हो क्या रहा है, एक्सेप्टेड में आंसर निकलेगा ना इसका, वर्क डन का। बिल्कुल देखो यहाँ पे दो तुम्हारी चीजें हो रही हैं। सबसे पहले तुम्हें क्या बोला है, पार्टिकल तुम्हारा 0,0 से था, तो 0,0 से अगर ये पार्टिकल सबसे पहले कहाँ पे गया, a,0 पे गया,
तो इस प्रोसेस में तुम वर्क डन निकाल सकते हो कितना आएगा। उसके बाद तुम्हें बोला है कि ये a कॉमा 0 से अब परपेंडिकुलरली मूव करके तुम्हारा जो पार्टिकल है वो a कॉमा a पे चला गया। तो दोनों की दोनों प्रोसेस में वर्क डन निकालो और उनको ऐड कर दो, तुम्हारा टोटल वर्क डन आ मैम जाएगा। इसका वेरिएबल में आएगा क्या आंसर? नहीं, वेरिएबल में कुछ कांस्टेंट आएगा वर्क डन की वैल्यू वेरिएबल नहीं आएगी। वर्क डन की वैल्यू तुम्हारी वेरिएबल नहीं आएगी। ठीक है, सॉल्व करने की कोशिश करो, इसको बताओ तुम लोग कैसे सॉल्व करोगे यहाँ पर। चलो इसको ना सॉल्व करने का सबसे पहले वाला जो वर्क डन का केस है, ये W1 निकालेंगे इस प्रोसेस में, दूसरे वाले प्रोसेस में W2 निकालेंगे। सबसे पहले जब हम W1 निकालेंगे तो एक तुम बड़ी इंपॉर्टेंट चीज देख सकते हो कि y के कोऑर्डिनेट में तो कुछ चेंज ही नहीं हुआ ना, मतलब dy तो 0 नहीं हो गया, dy तो तुम्हारा 0 ही हो गया। तो अब अगर मुझे वर्क डन निकालना है तो वर्क डन तुम्हें पता है तुम्हारा इंटीग्रल ऑफ f डॉट dr रहता है, f डॉट dr रहता है। तो वहां पे dy वाली टर्म तो 0 ही हो गई, तो खाली f dx वाली टर्म ही तो आएगी, खाली f dx वाली टर्म ही तो आएगी। मैम समझ में नहीं आया थोड़ा सा, मैम dy 0 कैसे हुआ? बताओ dy 0 क्यों नहीं होएगा यहाँ पर। 0 आएगा क्या इसका नहीं आंसर? होगा, a कॉमा 0 है। हाँ मैम, a कॉमा 0 तुम्हारा y वाली जो चीज है वो तो चेंज ही नहीं हो रही ना, जो मैम हमारा, वर्क डन 0 आएगा क्या? हाँ इस केस में वर्क डन हमारा 0 आएगा, इस केस में हमारा वर्क डन 0 आएगा। मैम रिजल्टेंट वो रिजल्टेंट लेंगे क्या डिस्प्लेसमेंट? क्या बेटा? मैम जो वर्क डन है मतलब रिजल्टेंट लेंगे ना वर्क डन को? हाँ W1 प्लस W2 ले लोगे ना, यस मैम। W1 प्लस W2 लोगे ना इस केस में, ठीक है। यस मैम। मैम परपेंडिकुलर इसलिए 0 होगा ना, ये वर्क हाँ डन। नहीं, यहाँ पर अब देखो दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें हो रही है, यहाँ पे तो तुम्हारा वर्क डन ही 0 हो जाएगा। मैं बोल रही हूँ W1 विल बी इक्वल टू 0। व्हाई इज दिस कमिंग आउट टू बी 0? बिकॉज अगर मैं फोर्स की वैल्यू लिखूंगी तो तुम्हारी फोर्स की वैल्यू में क्या हो रहा है, तुम्हारा जो y कोऑर्डिनेट है वो 0 है, तो y की वैल्यू 0 है, तो y की वैल्यू 0 होने से मेरा फोर्स की जो वैल्यू है वो खाली माइनस के एक्स जे कैप रह लेगी, है ना, सिंस y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 0। y कोऑर्डिनेट ही मेरा इक्वल टू 0 है ना, ये जो ये वाली लाइन पे ये मूव किया इसकी वजह से। उसके अलावा मेरी dy की वैल्यू भी 0 है, मेरी dy की वैल्यू भी यहाँ पर 0 है ही। अब अगर मैं इसको इंटीग्रेट करने की कोशिश करूंगी, अब अगर मैं इसको इंटीग्रेट करने की कोशिश करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वर्क डन की मेरी वैल्यू जो आएगी वो क्या वैल्यू आएगी बताओ। मैम माइनस के एक्स स्क्वायर बाय 2। नहीं, माइनस के एक्स स्क्वायर आएगा ही नहीं मेरे पास, क्योंकि dy तो मेरा 0 है। अगर मैं इस वर्क डन मैम को 0। इंटीग्रेट करूंगी 0 नहीं वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि आप f डॉट dr जब लिखोगे तो f डॉट dr आपका कितना हो जाएगा, fx dx प्लस fy dy। तो ये दोनों ही तो 0 हो जाएंगे, ये दोनों ही तो 0 हो जाएंगे। fx dx तो 0 है, f का कोई x कंपोनेंट है ही नहीं तुम्हारा, और fy dy इसलिए 0 है क्योंकि तुम्हारा dy इक्वल टू 0 है। तो ये जो वर्क डन है पहली वाली प्रोसेस में तो कुछ वर्क डन ही नहीं हो रहा, वर्क डन ही मेरा 0 आ रहा है। ये चीज क्लियर है? x कंपोनेंट है तो ना, कहाँ है x कंपोनेंट? चलो dx की वैल्यू है बट fx की कुछ वैल्यू नहीं है ना, आई कैप का कोई टर्म ही नहीं है यहाँ पर। अगर आई यस कैप मैम, यस मैम अंडरस्टैंड। आई कैप था पर y की वैल्यू 0 हो गई ना। चलो डाल दो, वो डाल लो तुम टर्म अपनी, तुम बोलो कि मेरी ये जो एफ वाई आई कैप वाली टर्म है वो मैं इधर डालूंगी, तो जो भी तुम्हारे पास वैल्यू आएगी वो 0 नहीं हो जाएगी, क्योंकि y की वैल्यू 0 है। अगर y की वैल्यू 0 है तो जो भी टर्म आएगी वो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगी। सही है? यस मैम समझ गया। चलो अब आगे वाली प्रोसेस पे चले, ये जो a0 और a के बीच में हो रही है। अब हमारी सेकंड Yes, प्रोसेस ma'am. हो रही है, माय पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम a,0 से लेकर a,a तक। तो अब यहाँ पर मेरा x कंपोनेंट चेंज नहीं हो रहा, तो सबसे पहले तो तुम बोल दोगे कि dx की वैल्यू 0 है मैम, x तो Yes, change नहीं ma'am. हो रहा, और x की वैल्यू एक फिक्स्ड है, x की वैल्यू मेरी a के बराबर है। तो यहाँ पर अगर मुझे फोर्स लिखनी है तो फोर्स की मेरी क्या वैल्यू हो जाएगी, माइनस के वाई आई कैप माइनस के ए जे कैप, क्योंकि x की वैल्यू मेरी a के बराबर हो गई। इज दिस ओके? यस मैम। यस मैम। एंड मेरी ये जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट में मेरी dx तो 0 हो गई, तो डिस्प्लेसमेंट मेरी खाली y डायरेक्शन में है, तो डिस्प्लेसमेंट खाली dy j कैप के टर्म में आएगी। अब अगर मैं वर्क डन निकालने की कोशिश करूं तो वर्क डन की वैल्यू कितनी हो जाएगी,
इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी आर। तो अब यहाँ पर आई कैप वाली टर्म कोई है नहीं, खाली जे कैप वाली टर्म एग्जिस्ट करेगी। ओनली जे कैप वाली टर्म विल एग्जिस्ट। जे कैप वाली टर्म तुम्हारे पास कितनी आ जाएगी, माइनस के ए डी वाई का इंटीग्रल। और इंटीग्रेशन की लिमिट्स क्या डालोगे, वाई तुम्हारा चेंज कहां से कहां तक हो रहा है, 0 से लेकर a तक। सो व्हाट विल बी दी वैल्यू इन दिस केस, माइनस के ए, तो कांस्टेंट है, ब्रैकेट में खाली हमारे पास y आएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 0 से लेकर a तक की। सो व्हाट इज द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ वर्क डन इन दिस केस, माइनस के ए स्क्वायर। इज दिस ओके गाइस, ये स्टेप समझ में आया? Yes, ma'am. वेरी गुड। तो नेट वर्क डन विल बी दोनों का सम करोगे तो तुम्हारे पास माइनस के ए स्क्वायर आएगा फाइनल। माइनस के ए स्क्वायर विल बी आवर फाइनल आंसर। क्लियर है? ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया, बोल रही हूँ थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, वही सेम इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वाला कॉन्सेप्ट हो रहा है, बट यूज थोड़ा सा अलग तरीके से हो रहा है। मैम ये तो वेरिएबल में आया आंसर। नहीं, वेरिएबल कहाँ है, ए तो आपका कांस्टेंट है ना। वेरिएबल यस मैम। मैम मेरे पास अपन में 2 आया था इसके, माइनस के अच्छा। स्क्वायर अपन में 2। तो आपने वो पहले वाला वर्क डन में कहीं गड़बड़ करा होगा, ये वाले में है ना। कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। अब सबको समझ में आया नहीं आया ये चीज बताओ। हम लास्ट का थोड़ा पोर्शन नहीं आया। कौन सा, ये जो इंटीग्रेशन वाला है? यस मैम, इसमें ये माइनस के बराबर ये इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लो। अगर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लोगे, अगर आप एफ और डी आर का डॉट प्रोडक्ट लोगे तो आई कैप वाली टर्म तो एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगी, खाली जे कैप वाली टर्म एग्जिस्ट करेगी, माइनस के ए डी वाई। तो वही तो किया है ना मैंने यहाँ पर। अगर आप फोर्स और डी आर को डॉट प्रोडक्ट ले रहे हो इन दोनों का, तो आई कैप वाली टर्म एग्जिस्ट नहीं कर रही, क्योंकि आई कैप के यहाँ पे कोई टर्म ही नहीं है। तो जे कैप वाली टर्म एग्जिस्ट करेगी, माइनस के ए डी वाई वाली टर्म, तो उसको मैंने इंटीग्रेट कर दिया है ना। वर्क की वैल्यू एफ डॉट डी आर को इंटीग्रेट करते हैं, वही तो आती है ना हमारे पास वर्क डन की वैल्यू वेरिएबल फोर्स में बेटा। समझ में आई ये चीज? यस मैम। है ना। दिस मैम एक बार प्रीवियस स्लाइड पे जाना। दिस इज इक्वल टू दैट एफ एक्स डी एक्स एंड एफ वाई डी वाई वाला पार्ट। मेरे को तो दोनों स्टेप आगे क्या कर बेटा? दो प्लीज, आगे कर आगे दो कर दूं? प्लीज प्लीज। ठीक है। मैम आप जानते हो मेरे साथ सुबह स्कूल में क्या हुआ? क्या हो गया? मैम मैं सुबह स्कूल गया वैसे ही अपने नेगेटिव इमोशंस के साथ कि आज मेरे साथ कुछ पक्का बुरा होगा। मैम और वैसे तो बुरा ही होने वाला था, तो उसको और बुरा करने के लिए हमारी क्लास में फिजिक्स प्रिंसिपल सर आ गए। अच्छा। अब सोचो मेरी शक्ल को देख करके टीचरों को पता नहीं क्यों लगता है कि मेरे पास सारे सब्जेक्ट के नोट होंगे। वेरी गुड। अच्छा, आपके पास नोट्स नहीं होंगे? नहीं, मैंने इंग्लिश की कॉपी भी नहीं बनाई है, उन्होंने इंग्लिश की कॉपी मांग ली और मैंने क्या पूरी क्लास नहीं बना रखी है। चलो, मतलब अभी तक फिर से फंस गया। चलो कुछ नहीं होता, अब बाद में बताना क्लास की ये वाली पूरी स्टोरी। अभी हम पढ़ते हैं अपना अगला टॉपिक। हंसने वाली बात ये थी कि इंग्लिश वाले सर को भी उम्मीद नहीं थी कि इंग्लिश की कॉपी मैंने बनाई होगी, नहीं बनाई होगी। चलो कुछ नहीं होता, अभी जो होता है मैं तो बोलती हूँ अपना ध्यान रखो। हाँ देख लो बेटा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है दिस इज, इसमें हमारा कॉन्सेप्ट वही यूज हो रहा है, वेरिएबल फोर्स वाला कॉन्सेप्ट ही यूज हो रहा है। स्लाइड दिख रही है सबको बेटा, विजिबल है स्लाइड? चलो मैम, चलो वेरी गुड मैम। हाँ अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज, सब बच्चे अपना वो जो इंटीग्रेशन में दिक्कत आ रही है यस मैम। बेटा देखो, यहाँ पर तो इंटीग्रेशन में कुछ नहीं है, यहाँ पर तो आपका के और ए दोनों कांस्टेंट है। तो अगर आप कांस्टेंट को इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास के ए वाई आ जाएगा ना। अगर आप किसी भी कांस्टेंट को इंटीग्रेट करते हो तो आपके पास जो वेरिएबल इटसेल्फ है वो आ जाता है। तो यहाँ पर भी वही हुआ है कि आपका जो वेरिएबल है वो आ गया। बेटा अभी भी अगर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम है तो मैं रेकमेंड करूंगी कि एक बार जो हमारी पुरानी वीडियोस हैं, जो हमारे पुराने नोट्स हैं, उनको जरूर गो थ्रू करो। वहां से आपका इंटीग्रेशन वाला जो टॉपिक है, डिफरेंशिएशन है, ये वाले सारे मैथमेटिकल टूल्स वाले टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। सही है बेटा, सिंपल है, मुश्किल नहीं है। एक बार उसके जो सारे फॉर्मूलाज हैं उनकी एक शीट बना लो ताकि आपको दिक्कत ही ना आए। मैम चलो वैसे आगे। अभी बस इंटीग्रेशन का हमारे पार्ट में एक ही फॉर्मूला यूज हुआ है अभी तक।
इंटीग्रेशन का? फॉर्मूला नहीं है ना, देखो फॉर्मूला कुछ नहीं है इंटीग्रेशन में, तो ये है कि आपका वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में ही पूरा इंटीग्रेशन यूज हो गया, यहाँ पर आपका वर्क डन में आ गया। वैसे ही आपका कोई भी अगर चैप्टर वगैरह आता है जहाँ पे नहीं आपको मैम, बस अभी तक सिर्फ ये वाला यूज हो रहा है जो मैम हमारा था ना, फॉर्मूला x इक्वल होगा x में प्लस 1/2। हाँ हाँ यू आर राइट, मतलब मेजरली पावर वही वाला फॉर्मूला यूज यूज हो रहा है। होगा, वही फॉर्मूला यूज होगा, मैक्स टू मैक्स कॉस थीटा साइन थीटा वाली चीज और यूज हो जाएगी, उसके अलावा कम ही है चीज यूज होगी। ठीक है, मेजरली ये पावर वाला फॉर्मूला तो तुम्हारा काफी कम आएगा। पावर रूल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स बोथ इन डिफरेंशिएशन एंड इन इंटीग्रेशन। चलो, सो नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट आर्टिकल, नेक्स्ट टॉपिक विच वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो अब हमें बात करनी है कि कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का क्या मतलब है। तो अभी तक हम लोग जितनी भी फोर्सेस के बारे में बात करते आए हैं वो ऐसी फोर्सेस हैं जो वेरिएबल हैं, जो वेरी हो रही हैं, बट दे आर ऑलवेज डायरेक्टेड इन वन डायरेक्शन, दे आर ऑलवेज डायरेक्टेड इन वन डायरेक्शन। So till now we have seen, हम लोगों ने अभी तक क्या देखा है कि हमारा जो वर्क डन होता है, छोटा सा वर्क डन अगर आपको लिखना है कंपोनेंट फॉर्म में, तो आप f डॉट डी आर के फॉर्म में लिखोगे, जहां पर f जो है आपका दैट इज सम एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, एंड डी आर जो होता है हमारा दैट इज इक्वल्स टू डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। ये होता है हमारा डी आर, ये होता है हमारा जो हमारा एफ है। तो यहाँ से हमारे पास जो वर्क डन का फाइनल एक्सप्रेशन आता है, वर्क डन का फाइनल एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाता है इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी आर, और इसको हम इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करते हैं, फ्रॉम सम इनिशियल पोजिशन टू सम फाइनल पोजिशन। दिस इज व्हाट वी डू गाइस, इज दिस पार्ट ओके? यही किया है अभी तक हमने, यस। है ना। यहाँ पर आर आई जो है दैट इज हमारा इनिशियल पोजिशन वेक्टर, आर आई इज आर इनिशियल पोजिशन वेक्टर, आर आई इज आर इनिशियल पोजिशन वेक्टर, and RF is our final position vector. RF is our final position vector. RF is our final position vector. ठीक है बच्चों, तो इसके हमने मल्टीपल एग्जांपल्स भी अपने सॉल्व कर लिए कि अगर हमारे पास कोई भी फोर्स हो तो उस केस में क्या होता है। तो लेट मी टेक अनदर एग्जांपल एज वेल, मैम ताकि एक मिनट पीछे करना, लिखना छापना है। अच्छा कोई कर लो, लिख लो, नोट डाउन कर लो। मैम एक बात बताओ, ये सब कुछ हम यूनिट वेक्टर के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना? मतलब यूनिट वेक्टर आई कैप जे कैप, हाँ, मतलब ये कंपोनेंट फॉर्म कहते हैं इसको, हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के सिस्टम में कहते हैं इसको, कार्टेशियन फॉर्म कहते हैं, कंपोनेंट फॉर्म में हो रहा है ये सब चीजें, जब आपका आई कैप के कैप आ जाता है। अच्छा मतलब यूनिट वेक्टर नहीं कहेंगे इन सबको? यूनिट वेक्टर तो कुछ भी हो सकता है ना, यूनिट वेक्टर तो आपको किसी भी वेक्टर को आप यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। यूनिट वेक्टर कैन बी एनी वेक्टर इन द डायरेक्शन। ये जो होते हैं आपके आई कैप जे कैप के कैप, ये स्पेसिफिकली कार्टेशियन यूनिट वेक्टर्स इनको कहा जाता है, क्योंकि ये एक्स वाई और जेड रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? कर लिया नोट डाउन? चलूं आगे? यस मैम। चलो, वेरी गुड। एक सेकंड बस। अच्छा कोई नहीं बेटा, कर लो, नोट डाउन कर लो। तो ना यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो तुम लोग भी अभी इसी स्टेज पर नोट डाउन कर सकते हो, कि अभी तक जितने भी मैंने ये सारे तुम्हें क्वेश्चंस हमने सॉल्व करे हैं, जितनी सारी फोर्सेस वगैरह के बारे में हम लोगों ने बात करी है, इन सब में मैंने तुम्हें इनिशियल पोजीशन वेक्टर दे दिया, फाइनल पोजीशन वेक्टर दे दिया, कि 0-1 से शुरू किया, 2-1 पे हमने खत्म किया, 0-0 से शुरू किया, 1-1 पे खत्म किया। मैंने आपको पाथ कौन सा फॉलो हुआ वो तो कुछ बताया ही नहीं ना। कैन यू गाइस सी दैट? मैंने तो बोला ही नहीं कि आपका पाथ कौन सा फॉलो हुआ। ठीक है, चलूं आगे? मैम एक फॉर्मूला ना कंबाइन करके लिख दो। तो यही है कंबाइन फॉर्मूला, येलो वाला। मैम वो नहीं मैम, जैसे कि मतलब फोर्स और dx है ना, जैसे आई के टर्म में v और j के अच्छा टर्म में v और। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है बेटा। होता क्या है यहाँ पर, अगर मैं इसको कंबाइन करके लिखती हूँ तो अब तुम्हारा f डॉट डी आर की वैल्यू जब मैं निकालूंगी, f डॉट डी आर तुम्हारा क्या आएगा, आई कैप जे कैप और के कैप वाली टर्म एग्जिस्ट करेंगी। सो वी विल हैव एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड। ठीक है, तो अब जब वर्क डन आप निकालोगे तो वर्क डन आपका क्या हो जाएगा, इन सबको आप सेपरेटली इंटीग्रेट कर लो, एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ एफ वाई डी वाई प्लस इंटीग्रल ऑफ एफ जेड डी जेड। यहाँ पर अपनी जो स्पेसिफिक लिमिट्स हैं वो आप लगा सकते हो। सही है बेटा? यस मैम। चलूं आगे?
चलो Yes, तो अब हाँ। मैं तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बता रही हूँ कि टिल नाउ जितने भी हमने ये फोर्सेस के बारे में बात करी है, ये जितनी भी हमने केसेस के बारे में बात करी है, यहाँ पर खाली फाइनल और इनिशियल कोऑर्डिनेट्स वर रिक्वायर्ड है ना, ओनली फाइनल एंड इनिशियल कोऑर्डिनेट्स वर रिक्वायर्ड। जितनी भी हमने अभी तक फोर्सेस की बात करी है, जितने भी हमने वर्क डन के बारे में मैम बात करी है। हाँ बेटा, मैम एक बार प्रीवियस पे जाना एक बार। अच्छा एक सेकंड बच्चा, गिव मी अ सेकंड, लेट मी कंप्लीट द वर्ड। राइट, अब देख लो एक बार प्रीवियस वाली। यस मैम, थैंक यू। ठीक है यार, अभी ये चैप्टर जस्ट शुरू हुआ है, खाली वर्क वाली चीज हम लोगों ने डिस्कस करी। अगर डाउट आ रहा है तो अभी 1-2 क्लासेस का जितना भी पढ़ा है वो रिवाइज कर लो, ताकि दिक्कत परेशानी नहीं है। खाली एक ही फॉर्मूला है हमारा, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, जिससे हम खेल रहे हैं। फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट में सारे मैथमेटिकल टूल्स हमारे आ गए हैं, बट फॉर्मूला हमारा एक ही है। चलूं बेटा आगे? मैम हाँ बेटा, मैम पहली बुक में और दूसरी बुक में क्या फर्क है फिजिक्स? पहली बुक और दूसरी बुक में जितना मुझे फर्क लगता है, सबसे पहला फर्क ये है कि पहली बुक के ये सारे चैप्टर्स इंटरलिंक्ड है। तुम्हारा मोशन इन 1D से मोशन इन 2D समझ में आएगा, उन दोनों से न्यूटन लॉस समझ में आएगा, उसके बाद वर्क पावर एनर्जी, उसके बाद रोटेशन। दूसरी बुक के सारे चैप्टर्स तुम सेपरेटली पढ़ सकते हो, और दूसरी बुक के चैप्टर्स थोड़े छोटे भी लगते हैं मेरे को। मतलब अब जैसे दूसरी बुक की अगर मैं बात करूं तो सॉलिड्स वाला चैप्टर 3-4 क्लासेस में तुम्हारा मैक्सिमम खत्म हो जाएगा। फ्लूइड्स वाला चैप्टर तुम्हारा 7 लेक्चर्स मैक्स टू मैक्स में खत्म हो जाना चाहिए, 7-8 लेक्चर में अगर अच्छे से करेंगे तो। थर्मल प्रॉपर्टीज वाला भी वही है, 5-6 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। उसमें काइनेटिक थियरी और थर्मोडायनामिक्स वाला जो पार्ट है वो तुम केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे। सेम तुम्हारा जो टॉपिक है वो केमिस्ट्री के अंदर भी है, तो वहां पर भी पढ़ोगे। और फाइनली तुम्हारा वेव्स और ऑसिलेशन वाला जो टॉपिक है वो थोड़ा मैकेनिक्स की तरह ही होता है, वो हम अलग पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो वाले वहां पे चैप्टर्स में थोड़े से ये है कि थोड़े फॉर्मुला ज्यादा है, थोड़ा रट्टा अगर मार लोगे तो तुम्हारे अच्छे से मार्क्स आ जाएंगे उस चीज में। उसमें समझने वाला पार्ट थोड़ा कम है, रट्टा वाला थोड़ा ज्यादा है, बट हम लोग उसके कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे। यहाँ पर तो जैसे सेकंड बुक का आसान ज्यादा, अगर आप लोगों को फॉर्मुलाज याद करने में दिक्कत नहीं है तो सेकंड बुक इज इजियर। सेकंड बुक में टाइम भी हमें कम लगेगा, सेकंड बुक में हमें टाइम भी कम लगेगा पूरा का पूरा करने में उसको। मैम वही मैम फॉर्मूला याद नहीं है। फॉर्मूला याद नहीं रहता तो फिर तुम्हें ये जो चीज है वो इजी लगनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें स्टेप्स देखने हैं। यस मैम। है ना, बट बाकी यार सब कुछ जैसे ये वाला पार्ट थोड़ा सा, इसमें थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेकंड बुक से क्वेश्चंस भी अगर आते हैं तो थोड़े सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। चलूं आगे? यस मैम। चलो। मैम एक और चीज पूछ रही थी, अब कितने चैप्टर है हमारे मैम फर्स्ट बुक के? आपको खत्म होने वाली है। बेटा बुक में चैप्टर्स तुम्हारे कितने, वर्क पावर एनर्जी तुम्हारा चल रहा है। अब हमारा आइडियली वर्क पावर एनर्जी के बाद रोटेशन और ग्रेविटेशन बचा है, बट हमारे जो टॉपिक्स हैं वो बचे हैं। अभी सर्कुलर मोशन हमें पढ़ना है, फिर हम रोटेशन और ग्रेविटेशन पे पहुंचे, और वो रोटेशन वाला चैप्टर तुम्हारा थोड़ा लंबा चैप्टर है। ठीक है, रोटेशन में थोड़ा टाइम लगेगा, वो तुम्हारा थोड़ा लंबा चैप्टर है। मैम लास्ट चैप्टर है वो। रोटेशन मैकेनिक्स का पूरा लास्ट चैप्टर है, फिर ग्रेविटेशन भी है फर्स्ट बुक के अंदर। ठीक है, आई थिंक तुम्हारा फर्स्ट टर्म में मोस्टली बच्चों का सिलेबस रोटेशन तक ही आता है, ग्रेविटेशन शायद आएगा, बट रोटेशन तक आता है मेजरली सिलेबस। वैसे ग्रेविटेशन भी आ सकता है, तो हमारा एम यही रहेगा कि एटलीस्ट हम रोटेशन तक आ रहा है। रोटेशन तक आ रहा है। भाई मैं बोलूंगी कुछ के स्कूल में रोटेशन तक आएगा, कुछ के स्कूल में ग्रेविटेशन तक आएगा। हम अपना एम यही रखेंगे कि ग्रेविटेशन तक तो हम कंप्लीट करेंगे, मतलब गवर्नमेंट अगस्त स्कूल में जो पढ़ता होगा उसका सेम आएगा। हाँ चलो अब आओ ये वाली चीज पे। मैं क्या बोल रही हूँ कि अभी तक हमने जितनी भी फोर्सेस के बारे में बात करी है, जितने भी वर्क डन हम लोगों ने निकाले हैं, वहां पर हमने खाली इनिशियल और फाइनल फोर्सेस नहीं, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस के बारे में बात करी है। ओनली इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस के बारे में बात करी है। इसका मतलब क्या है कि अगर ये मेरी इनिशियल पोजीशन है, इफ दिस इज माय इनिशियल पोजीशन एंड दिस इज माय फाइनल पोजीशन एंड दिस इज माय फाइनल पोजीशन, तो अब कुछ भी पाथ फॉलो हो सकता है। हो सकता है मेरा ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा पाथ फॉलो कर रहा हो सकता है मेरा ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा पाथ फॉलो कर रहा हो। बेटा म्यूट कर लो अपने आप को बच्चों, थैंक यू। हो सकता है मेरा ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से भी पाथ फॉलो कर रहा हो। कोई भी ये पाथ जो ऑब्जेक्ट है वो फॉलो कर सकती है, बट अगर इसका इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है तो तीनों पाथ के केस में आपका जो वर्क डन रहेगा वो सेम रहेगा। सही बात है ना। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस करे हैं उसमें आपने ये थोड़ी पूछा कि मैम 0-1 से 2-1 तक वो पार्टिकल कैसे ट्रेवल किया, कैसे भी ट्रेवल किया हो मैम, हमें क्या, हमें तो इंटीग्रेशन करनी है, तो हमने लिमिट्स लगाई, हमारा आंसर सब केसेस में सेम ही आएगा। तो बेटा इस तरीके की फोर्सेस, these forces in which work done is path independent.
अगर हमारा वर्क डन जो है वो पाथ इंडिपेंडेंट है, पाथ पे आपका डिपेंड नहीं कर रहा, मैम वर्क डन। स्क्रीन अच्छा बेटा लेट मी रिफ्रेश। बेटा विजिबल है स्क्रीन तो अभी बच्चा, ठीक है। दीज फोर्सेस इन विच यस वर्क मैम डन इज पाथ इंडिपेंडेंट, these forces are known as conservative forces. These forces are known as conservative forces. तो जिन फोर्सेस में आपका पाथ पे डिपेंड नहीं करता कि आप किस पाथ पे चल रहे हो, ये वाली फोर्सेस हमारी कंजर्वेटिव फोर्सेस कहलाती है। ठीक है, ये डेफिनेशन सब बच्चे नोट डाउन कर लो। वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट, द फोर्सेस इन विच वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट आर नोन एज कंजर्वेटिव फोर्सेस, आर नोन एज कंजर्वेटिव फोर्सेस। फर्दर आप ये भी चीज बोल सकते हो कि अब अगर आपकी इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है, अगर आपकी इनिशियल एंड फाइनल स्टेट सेम है, तो कंजर्वेटिव फोर्सेस के केस में क्लोज लूप के अंदर आपका वर्क डन 0 होगा। सो वर्क डन इन क्लोज लूप, वर्क डन इन क्लोज लूप इज इक्वल टू 0 इन केस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। तो वर्क डन इन क्लोज लूप, क्लोज पाथ इज इक्वल टू 0 का क्या मतलब है? क्लोज पाथ का क्या मतलब है कि जहां से आपने शुरू किया वहीं पे आप वापसी आ गए, जहां से आपने शुरू किया वहीं से आप वापसी आ गए। इनिशियल पोजीशन इज सेम ओके एज मैम। फाइनल पोजीशन, इनिशियल मैम एक और पोजीशन चीज इज पूछनी सेम एज। थी, हाँ बेटा। आपने क्या कराया? मेरा नेटवर्क लैग हो गया था, मैं लीव हो गया अच्छा था। बेटा, मैंने कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में बताया। जितनी फोर्सेस हम अभी तक पढ़ते आए हैं, जितना अभी तक हमने क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करे हैं, उन सब में मैंने बोला हमने खाली इनिशियल और फाइनल पोजीशन देखी और वर्क डन निकाल लिया। आपने ये तो मेरे से पूछा नहीं कि मैम हमारा पाथ किस तरीके से फॉलो होएगा, पूछा नहीं पूछा? नहीं पूछा ना आप लोगों ने। नहीं तो पूछा मैम। सिंपल सा मतलब ये है इस पूरी की पूरी चीज का कि भाई यहाँ पर हमारा पाथ मैटर ही नहीं कर रहा, किस पाथ पे आप चल रहे हो वो मैटर नहीं कर रहा। तो ऐसी फोर्सेस जहां पे आपका जो वर्क डन होता है इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, इट इज पाथ इंडिपेंडेंट, सच फोर्सेस आर नोन एज कंजर्वेटिव फोर्सेस। इज इट ओके? इज इट ओके बच्चों? यस मैम यस मैम, छाप ठीक है लेने बेटा, दो। हाँ छाप लो, इसके एग्जाम्पल्स भी नोट डाउन कर लो। आपकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, आपकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, आपकी जो कूलम्स फोर्स होती है, ग्रेविटेशन फोर्स हो गई हमारी, कूलम्स फोर्स हो गई, और हमारी स्प्रिंग फोर्स हो गई। ये वाली फोर्सेस हमारी कुछ एग्जांपल्स होते हैं हमारे कंजर्वेटिव फोर्सेस के। ठीक है, अब तुम लोग इसको नोट डाउन करो। गिव मी अ सेकंड, देयर इज समवन एट माय गेट, लेट मी जस्ट चेक हु इट इज। ठीक है, आई एम कमिंग बैक इन अ मिनट, तब तक तुम बच्चे नोट डाउन कर लो। ठीक है बेटा, बाय बाय। कंजर्वेटिव बाय बाय फोर्स बेटा। सारी जीरो होती हैं? कंजर्वेटिव फोर्स जीरो नहीं होती। अभी बताती हूँ, एक सेकंड मुझे चेक करना तो कौन है, उसके बाद आके बताती हूँ तुम्हारा आंसर। ठीक है, गिव मी अ सेकंड। ओके मैम।
यस बच्चों, आई एम बैक। हाँ अब बताओ प्रतीक बेटा, आपका क्या क्वेश्चन था बच्चा? आप मेरे से ये पूछ रहे थे कि वर्क डन Conservative. मतलब अब कंजर्वेटिव आप फोर्स पूछ 0 रहे थे होती है। कि कंजर्वेटिव फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स 0 होती है। नहीं मैम, वैसे ही हमारी जो कूलम्स फोर्स होती है, जो दो चार्जेस के बीच में होती है, वो 0 होती है। नहीं, मैम, वैसे मेरा स्प्रिंग कहने का फोर्स मतलब हमने है कि पढ़ी है, फोर्स तो है, फोर्स तो है, पर मैं वर्क डन, मैंने ये जो वर्क डन वर्क डन करती भी है। 0 नहीं होएगा। कंजर्वेटिव फोर्स में बस जो वर्क डन है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है, कि आप किस पाथ से है उस पर डिपेंड नहीं करेगा। आपका आप घर से स्कूल पहुंचे, उसको फर्क नहीं पड़ रहा वर्क डन को कि आप तो घर से स्कूल पहुंचे हो। वर्क डन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि आप घर से स्कूल छोटे रास्ते से गए, 10 किलोमीटर चल के गए, 20 किलोमीटर चल के गए, 30 किलोमीटर चल के गए, कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा। इसके लिए हम डिस्प्लेसमेंट देते हैं ना। हाँ, आप खाली इनिशियल और फाइनल पोजीशन को देख रहे हो, वैसी फोर्सेस आपकी कंजर्वेटिव फोर्सेस कहलाती हैं। ठीक है, इज दैट ओके? मैम इसमें क्लोज लूप क्या रहता है आपने? हाँ, क्लोज लूप मैंने क्या बोला कि अब सपोज आप इनिशियल पोजीशन से घूम फिर के वापसी अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ गए, मतलब आपने एक क्लोज लूप फॉर्म करा इस तरीके से कि ये हमारी इनिशियल पोजीशन थी और इनिशियल पोजीशन पे ही घूम फिर के मैं वापसी आ गई, तो बेटा ऐसी सिचुएशन में वर्क डन 0 हो जाएगा ना, यस मैम। है ना, क्योंकि आप अपनी इनिशियल पोजीशन पे ही वापसी आ गए हो। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर, चलो, अब क्लियर है ग्लास। नॉन कंजर्वेटिव क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया। अब आ जाओ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पे, अब आ जाओ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पे। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो होगा वो अभी जो हमने कंजर्वेटिव फोर्स का पढ़ा है बिल्कुल उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट हो गया। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का क्या मतलब है? वर्क हमारा पाथ डिपेंडेंट हो, वर्क इज पाथ डिपेंडेंट, मतलब आप कौन सा पाथ फॉलो कर रहे हो इस पे आपका जो वर्क डन है वो डिपेंड करता है। तो बेटा ऐसी फोर्सेस जो होती है ये हमारी नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस कहलाती है। इनके भी हमारे एग्जांपल्स होते हैं। तुम्हारी जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है, फॉर एग्जांपल हमारी जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है उसका मैं तुम्हें अभी एग्जांपल दिखाऊंगी भी। फ्रिक्शनल फोर्स जो होती है हमारी वो पाथ डिपेंडेंट फोर्स होती है, वो एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होती है। अगर आप विस्कस फोर्स के बारे में बात करो, विस्कस फोर्स अभी हम सेकेंड टर्म में पढ़ेंगे। तो विस्कस फोर्स जैसे किसी लिक्विड का जो गाढ़ापन होता है उसकी वजह से भी फोर्स एक्ट करती है, अगर तुम कोई भी सब्सटेंस डाल दो उसके अंदर। तो ये जो विस्कस फोर्स होती है ये भी हमारी एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होती है। ठीक है, तो इन केसेस में हमारा जो वर्क डन होता है, इन केसेस में फॉर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, फॉर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, फॉर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस वर्क डन इन अ क्लोज्ड पाथ, इन अ क्लोज्ड पाथ मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन अगर सेम होती है, क्लोज्ड पाथ के अंदर वर्क डन जो होता है तुम्हारा दैट इज नॉन जीरो, इज नॉट जीरो। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो तुम्हें ऐसे फ्यूचर में काम आएगा, खैर, कि अगर आपकी पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है, अगर आपकी पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है तो पोटेंशियल एनर्जी खाली तुम्हारी कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए डिफाइंड होती है। पोटेंशियल एनर्जी इज ओनली डिफाइंड फॉर, इज ओनली डिफाइंड फॉर, इज ओनली डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस। तभी आप लोगों ने जैसे 10th क्लास में भी पढ़ा होगा कि कूलम फोर्स जो होती है उसके लिए आपकी पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बता रखी होती है क्या होती है। वैसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है उसके लिए आपकी पोटेंशियल एनर्जी डिस्क्राइब्ड होती है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपकी कितनी होगी सिस्टम में। वैसे ही अगर हम स्प्रिंग की बात करेंगे तो स्प्रिंग के केस में भी हम पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं, बट पोटेंशियल एनर्जी आपकी डिफाइंड खाली कंजर्वेटिव फोर्स के लिए होती है। इज दिस पार्ट ओके गाइस? ये भी नोट डाउन कर लो फिर आगे चलेंगे। Try to note this down so that we can move forward. कर लिया मैम, नोट डाउन। कर लिया? अब आगे चलो, इसकी एक दो इलस्ट्रेशन दिखा दूं। 2 मिनट मैम। हाँ कर लो बच्चों, नोट डाउन कर लो। हाँ नोट डाउन कर लो, फिर आगे चल के इसकी मैम थोड़ी सी इसका मतलब इलस्ट्रेशन बता दिखा। दीजिए। किसका? मैं पोटेंशियल एनर्जी नॉट इज ओनली डिफाइंड हाँ, फॉर मैं कंजर्वेटिव ये बोल फोर्सेस। रही हूँ कि आपकी जो कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, जैसे आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव है, आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक जो कूलम्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कूलम्स फोर्स ऑफ रिपल्शन होती है वो आपकी कंजर्वेटिव फोर्स है। वैसे ही स्प्रिंग फोर्स हमारी कंजर्वेटिव फोर्सेस है। तो पोटेंशियल एनर्जी खाली इन्हीं फोर्सेस के लिए डिस्क्राइब कर पाओगे तुम। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिस्क्राइब करते हैं ना एमजीएच, करते हो नहीं करते? वैसे ही अगर आप पोटेंशियल एनर्जी की बात करो उसमें, अगर आप पोटेंशियल एनर्जी की बात करो
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो वहां पे भी आपकी पोटेंशियल एनर्जी डिस्क्राइब कर सकते हो आप KQ1 Q2 अपॉन R के फॉर्मूले से। वैसे ही अगर आप स्प्रिंग के बारे में बात करो तो स्प्रिंग के केस में भी kx²/2 करके हम अपनी पोटेंशियल एनर्जी डिस्क्राइब कर सकते हैं, बट नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के केस में पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आपका अराइज नहीं करता। ठीक है बेटा? यस मैम, समझ गया। यस मैम। ठीक है, चलूं आगे? हाँ Yes. अनुज बेटा। यस मैम। मैम मैम मेरे को बहुत दिन से मतलब मैम जानना था मैम, इलस्ट्रेशन और नॉर्मल में क्या अंतर है? इलस्ट्रेशन और नॉर्मल क्या? मतलब नॉर्मल क्वेश्चन में अंतर क्या है मैम? इलस्ट्रेशन आपने जो टॉपिक अभी पढ़ा है ना, तो इलस्ट्रेशन जस्ट उसके बाद की जाती है कि एग्जैक्टली वो जो टॉपिक है उसकी एग्जैक्ट एप्लीकेशन क्या है। जैसे अभी भी मैं आपको इलस्ट्रेशन करके दिखाऊंगी कि ये जो टॉपिक हमने पढ़ा है इसकी एग्जैक्ट इलस्ट्रेशन क्या है। जो तुम्हारा क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन हो सकता है किसी भी टॉपिक से हो, क्वेश्चन हो सकता है कि जैसे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन भी यहाँ पर तुम्हारा थोड़ा सा एप्लीकेशन आ रही हो। इलस्ट्रेशन में एग्जैक्ट वो टॉपिक तुम्हारा काम में आएगा जो हमने अभी जस्ट पढ़ा है। क्वेश्चन में तुम्हारा कुछ भी कॉन्सेप्ट, कुछ भी चीज पूछी जा सकती है। ठीक है? यस मैम। चलो तो अब इलस्ट्रेशन देख लेते हैं पहले इसको अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहले लेट अस लुक एट अ कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल। कंजर्वेटिव फोर्स, और दूसरा एग्जांपल हम देखेंगे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का। तो कंजर्वेटिव फोर्स हमने फोर्स ऑफ ग्रेविटी पढ़ी थी कि कंजर्वेटिव होती है। तो सपोज हमारे पास एक डब्बा है, पहले वो ग्राउंड पे रखा हुआ है, फिर उसको मैं ऊपर ले गई एट अ पॉइंट बी आई हैव टेकन द डब्बा। तो अब मैं तुम्हें क्या बोल रही हूँ, इन दोनों के बीच की जो हाइट है वो हमें पता है h के बराबर है। हमारे पास ये डब्बा है, ये हमारे पास डब्बा है, इस डब्बे पे नीचे की डायरेक्शन में mg लग रहा था, और आप इसको ऊपर की डायरेक्शन में मूव करके ले गए। तो बेटा क्या वर्क डन होगा इस केस में? अगर आप A से B तक जा रहे हो, सो व्हाट विल बी द वर्क डन इन दिस केस? बताओ, हाइट आपकी ऊपर की डायरेक्शन में है, mg आपका नीचे की डायरेक्शन में है, क्या वर्क डन हो जाएगा? -mgh, यस है ना, क्योंकि mg और हाइट के बीच में 180 डिग्री का एंगल बनेगा इस केस में। अगर मैं यही वाली सेम चीज किसी और पाथ से ले जाती, सपोज मैं पहले इसको इधर लेके गई, फिर मैं इसको इधर लेके आई, फिर मैं इसको फिर से इधर लेके गई, फिर मैं जैसे स्टेयर्स पे चढ़ता है इंसान, फिर मैं इसको ऊपर लेकर आई, तो ऐसे सिचुएशन में वर्क डन कितना आएगा? अच्छा एक सेकंड बेटा, अभी विजिबल है बच्चों? तो अब मैंने बोला कि आपका पाथ मैंने चेंज कर दिया है, तो ऐसे सिचुएशन में भी वर्क डन सेम ही आएगा। वर्क डन तो आपका डिस्प्लेसमेंट पे मैटर कर रहा है ना, तो यहाँ पर भी आपकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो h के बराबर है, यहाँ पर भी हमारी जो डिस्प्लेसमेंट है वो h के बराबर है, तो दोनों केसेस में वर्क डन इक्वल हो जाएगा। सही बात है? चलो अब सपोज मैं मेरी जो ये मेरा डब्बा है उसको मैं नीचे लेकर आ रही हूँ, अब मैं उसको नीचे लेकर आ रही हूँ, B से लेकर A तक लेकर आ रही हूँ, तो यहाँ पर मुझे बताओगे वर्क डन कितना हो जाएगा? mgh, क्योंकि mg आपकी नीचे की डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, यहाँ पर आपकी डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की डायरेक्शन में हो गई। तो अगर मैं पहले A से B पे गई और B से A पे वापसी आई, वर्क डन 0 आ गया? वर्क डन 0 आया नहीं आया? इसको कहते हैं बेटा क्लोज्ड लूप। यस मैम, आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि ग्रेविटेशनल वाली जो फोर्स है वो हमारी एक कंजर्वेटिव फोर्स होगी। इज दिस ओके? चलूं अब आगे। अब एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नाउ लेट अस सी एन इलस्ट्रेशन ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। सो एज आई टोल्ड यू, फ्रिक्शन जो होती है वो हमारी एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होती है। फ्रिक्शन हमारी एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होती है। लेट अस सी व्हाई। सपोज मेरे पास एक ये डब्बा है, ये एक डब्बा है, इस पे डब्बे पे पीछे की डायरेक्शन में, बेटा म्यूट कर लो अपने आप को बच्चा, थैंक यू। डब्बे पे पीछे की डायरेक्शन में हमारा फ्रिक्शन एक्ट करेगा। सपोज मैं इसको इस डायरेक्शन में खींच रही हूँ, सपोज मैं इसको कुछ इस डायरेक्शन में खींच रही हूँ और ये कुछ यहाँ पर आ गया है। ये डब्बा पहले पॉइंट ए पे था, नाउ इट हैज कम टू पॉइंट बी आफ्टर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ एस। सो कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द वर्क डन इन दिस from A to B? What will be the work done in this case from A to B?
एफ डॉट एस पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? मैम नेगेटिव पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव नेगेटिव एफएस आएगा ना बेटा, क्योंकि आपका वर्क डन क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा। तो यहाँ पर यस आपका मैम, थीटा वो जो होगा वो 180 डिग्री हो जाएगा ना। यस मैम, समझ गए। सही है। नाउ सपोज अब मैं अपने डब्बे को बी से ए पे वापसी लेके जा रही हूँ। अब मैं अपने डब्बे को बी पॉइंट पे है, ए पॉइंट पे उसको वापसी लेके जा रही हूँ। सो नाउ माय डिस्प्लेसमेंट इज इन दिस डायरेक्शन एंड फ्रिक्शन मेरा ऑपोजिट हो जाता है भाई। इस केस में वर्क डन कितना होएगा फ्रॉम बी टू ए? मैम माइनस एफ एस। तो टोटल वर्क डन अगर आप क्लोज पाथ में देखो, क्लोज लूप के लिए वर्क डन आपका 0 आया, नहीं मैम, माइनस एफ एस आया। -2 fs आ गया फॉर द क्लोज लूप। सो दैट इज व्हाई दिस इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, क्योंकि अगर आप इनिशियल से फाइनल पोजीशन पे वापसी आ रहे हो, इनिशियल से इनिशियल पोजीशन पे वापसी आ रहे हो, तो वर्क डन जो है वो आपका 0 नहीं आ रहा। ठीक है, मतलब आपका ये जो फोर्स है ये आपकी पाथ पे डिपेंड करती है कि किस तरीके का पाथ आप लोगों ने लिया है। इज दिस ओके गाइस? हाँ बेटा। मैम थीटा 180 डिग्री कैसे है? जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रही है और जहां पे आपकी फोर्स लग रही है वो दोनों एक दूसरे से 180 डिग्री का एंगल नहीं बना रहे, यस मैम। है ना? तो इसलिए थीटा 180 डिग्री। हमने यही तो पढ़ा है कि आपका वर्क मैम डन क्या हमें होता है? कौन सा वाला एंगल लेना है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का। यहाँ पर आपका फ्रिक्शन जो है वो इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट आपकी इस डायरेक्शन में, तो ये वाला एंगल ले लोगे ना, 180 डिग्री आएगा। यस मैम। है ना? यहाँ पर भी तो वही सेम चीज हो रही है कि mg हमारा इस डायरेक्शन में है, जो हमारी डिस्प्लेसमेंट हो रही है, जो आप हाइट कवर कर रहे हो वो इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पर भी तो 180 डिग्री एंगल है, तभी तो -mgh आया है। यस मैम। है ना? यस यही तो मैम। करते थे ना वर्क डन के केस में, एफ डॉट एस करते थे तो एफ एस कॉस थीटा आता था ना हमारे पास। सही है बच्चों, क्लियर है? यस मैम। चलो, तो अब बेटा एक तरीका भी होता है। अब आप पूछोगे कि मैम चलो हमें कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव समझ तो आ गया, बट अगर किसी भी फोर्स को हम देखेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये फोर्स हमारी कंजर्वेटिव है या नहीं है? तो एक तरीका होता है इसको डिटर्मिन करने का। क्या होता है कि अगर आपकी कुछ भी फोर्स आपको गिवन है एज एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। एक सेकेंड बच्चा, मैम 1 मिनट प्रीवियस स्लाइड दिखा सकते हो मैम? प्रीवियस वाली यस मैम। देख लो बेटा। मैम बस हो गया। हो गया बच्चा। अब मैं क्या बोल रही हूँ कि अगर आपको ऐसे कंपोनेंट फॉर्म में कुछ भी फोर्स गिवन है, तो उस फोर्स को चेक करने का एक तरीका होता है कि ये कंजर्वेटिव फोर्स है या नहीं है। सो फॉर फोर्स एफ टू बी कंजर्वेटिव, ये कंडीशन भी सब बच्चे नोट डाउन कर लो। डेल एफ एक्स अपॉन डेल वाई, ये सिंबल डी नहीं है, ये सिंबल मैंने डेल लिखा है, इसके बारे में भी बात करूंगी। डेल एफ एक्स अपॉन डेल वाई मस्ट बी इक्वल टू डेल एफ वाई अपॉन डेल एक्स, del f y upon del z must be equal to del f z upon del y, and del f z upon del x must be equal to del f x upon del z. So this is my condition. अभी इसको नोट डाउन कर लो, फिर इसको एक्सप्लेन करती हूं मैं। यहाँ पर आपका ये जो डेल होता है ये आपका पार्शियल डेरिवेटिव होता है, ये आपका पार्शियल डेरिवेटिव होता है। इसके बारे में हम लोगों ने बात करी थी आई थिंक पहले, थोड़ी बहुत बात करी थी पार्शियल डेरिवेटिव के बारे में। इसका मतलब क्या है, इसकी अगर मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूं, सपोज मेरा कुछ भी फंक्शन है, f की जगह a ले लेते हैं। सपोज मेरा a है जिसकी वैल्यू है 2x² y z क्यूब, ये इसकी a की वैल्यू है। तो अगर मुझे इसका पार्शियल डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो x के टर्म्स में अगर मैं इसका पार्शियल डेरिवेटिव कर रही हूँ, इसका मतलब क्या है कि y और z को कांस्टेंट मान लो, y और z को कांस्टेंट मान लो और खाली x को डिफरेंशिएट करो, तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? x² को डिफरेंशिएट करोगे 2x आ जाएगा ना, मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा? 4x y z क्यूब। इज दिस ओके? इज दिस ओके?
वैसे ही अब अगर मुझे y के टर्म्स में इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है तो x को कांस्टेंट मान लो, z को कांस्टेंट मान लो, खाली y के टर्म्स में इसको डिफरेंशिएट करो। तो खाली y को अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगी y तो मेरा हट जाएगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2x² z3। सही है? मैम पार्शियल समझ में नहीं आया मैम, पार्शियल समझ नहीं आया, एक बार फिर नेटवर्क से लैग कर रहा समझाती है हूँ। मैम बहुत। नेटवर्क लैग कर रहा है बेटा। चलो मैं बोल रही हूँ ये जो a है, अब ये a आपका खाली x पे डिपेंड नहीं कर रहा है। x पे डिपेंड करता तो आप a/dx निकाल लेते। ये आपका x पे भी डिपेंड कर रहा है, y पे भी डिपेंड कर रहा है, z पे भी डिपेंड कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपको इसको डिफरेंशिएट करना है तो हमें पार्शियल डिफरेंशिएटर का यूज करना पड़ता है। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है कि अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया del a अपॉन del x, मतलब आप a को पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ x। इसका मतलब क्या है कि आपके जो बचे हुए वेरिएबल्स हैं y और z, उनको आप कांस्टेंट मान लोगे। ठीक है, y और z को आप कांस्टेंट मान लो और खाली x को डिफरेंशिएट करो। यहाँ पर खाली ये जो x वाली टर्म है, x² वाली टर्म, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? x को डिफरेंशिएट करेंगे तो x² को डिफरेंशिएट करते हो तो 2x आता है ना। यस मैम। तो यहाँ पर आपके पास 2x आ जाएगा। सो यू विल गेट 4x y z3। y और z3 तो कांस्टेंट ही है। यहाँ पर खाली x² का आपके पास 2x आया, उसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई करके 4x लिख दिया। वैसे ही अब अगर मैं इसको y के टर्म्स में करती हूँ तो क्या आएगा? अब खाली y को डिफरेंशिएट करना है तो कर लो खाली y को डिफरेंशिएट, 1 आएगा। 1 आ जाएगा y का डिफरेंशिएशन। तो हमारे पास 2x² और z³ कांस्टेंट है, वही एज इट इज आ जाएंगे। और अगर मैं इसको अब z के टर्म्स में डिफरेंशिएट करूंगी तो क्या आएगा? 3z²। 3z² आएगा। तो ये आपका 2x² y जो है वो कांस्टेंट है, मल्टीप्लाइड बाय 3z² आपके पास आ गया। तो निकाल लो ये कितना हो जाएगा आपका, 3 2 6 x² y z²। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको यही पार्शियल डिफरेंशिएशन करनी है। पार्शियल डिफरेंशिएशन अब आपको क्या करनी है, जो आपको fx गिवन है उसको आप पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे इन टर्म्स ऑफ y, जो आपको fy गिवन है उसको आप पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे इन टर्म्स ऑफ x। वैसे ही आपको जो fy गिवन है उसको z के टर्म्स में करोगे, fz गिवन है उसको y के टर्म्स में करोगे, fz जो आपको गिवन है वो आप x के टर्म्स में करोगे, fx जो आपको गिवन है वो आप z के टर्म्स में भी करोगे। अगर ये वाले जो रिलेशनशिप में ये आपके अपहोल्ड होते हैं तब आपकी जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव मानी जाती है। Is this okay? यस ठीक है, इसका एक एग्जांपल करवा दूं। यस मैम। ठीक है, इसका एक सिंपल सा एग्जांपल अपन लोग देखते हैं। सिंपल तो चलो क्या, बट ठीक है, अच्छा एग्जांपल है। इसका एक एग्जांपल अपन लोग देखते हैं कि सपोज हमारी जो फोर्स आपको गिवन है, सपोज आपको कुछ फोर्स गिवन है एज, क्या फोर्स लेंगे? सपोज सिंपल सी फोर्स ले लेते हैं, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। So check if this is conservative or not. Can you guys please see if this is conservative or not? अब अगर मैं यहाँ पर del fx अपॉन del y निकालती हूँ तो क्या आ जाएगा? fx तो आपका बराबर है, एंड विजिबल है बेटा? अब मैं आपको क्या बोल रही हूँ कि fx तो आपका 2 के बराबर है, तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 0 ही आ जाएगा। और अब अगर आप इसको भी डिफरेंशिएट करोगे, अब अगर आप डेल एफ वाई को डिफरेंशिएट करोगे इन टर्म्स ऑफ डेल एक्स तो ये आपका 3 के बराबर है, 3 को डिफरेंशिएट करोगे तो ये भी 0 आ जाएगा। तो होगा ये दोनों इक्वल, बोथ ऑफ दीज आर इक्वल। सिमिलरली आप बाकी कंडीशंस भी चेक कर सकते हो। अगर आप एफ वाई को डिफरेंशिएट करोगे इन टर्म्स ऑफ जेड, क्या आंसर आएगा? अगर हम एफ वाई विच इज 3 उसको डिफरेंशिएट करेंगे इन टर्म्स ऑफ जेड, क्या आंसर आएगा? मैम -0। -0 क्या, 0 ही आ जाएगा, है ना? वैसे Yes, अब अगर आप एफ जेड को डिफरेंशिएट करोगे, आप एफ जेड को डिफरेंशिएट करोगे इन टर्म्स ऑफ वाई, तब क्या आएगा? मैम सब में तो यही आएगा, सब 0 में 0 0। आ गया, तो ये दोनों भी इक्वल हो गए। वैसे ही अब अगर मैं डेल एफ जेड अपॉन डेल एक्स निकाल लूंगी ये भी 0 आएगा, और अगर मैं डेल एफ एक्स अपॉन डेल जेड निकाल लूंगी ये भी 0 आएगा। तो ये सारे के सारे इक्वल हो गए ना, मतलब ये वाली जो फोर्स यहाँ पर मैंने लिखी है ये कंजर्वेटिव फोर्स है, बस इतना ही करना है हमें और कुछ नहीं करना। सो दिस मीन्स दैट दिस फोर्स इज कंजर्वेटिव, बस। मैम ये क्लियर नहीं हुआ।
ठीक है, एक सेकेंड। यस मैम। मैम हम ये करते क्या है मैम? एफ एक्स की वैल्यू आपकी 2 के बराबर है यहाँ पर बेटा, एफ वाई की वैल्यू आपकी 3 के बराबर है, एफ जेड मैम की वैल्यू यहाँ पर -4 के बराबर है। इज इट विजिबल नाउ बच्चों? यस मैम। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, अगर आप एफ एक्स को डिफरेंशिएट करते हो वाई के टर्म्स में, क्या आंसर आएगा? किसी भी कांस्टेंट को अगर डिफरेंशिएट करते हो क्या आता है? 0। तो ये सारे, इन सब में आपके पास 0 ही आंसर आएगा, क्योंकि तीनों के तीनों कांस्टेंट है। यस मैम। तो हमने जो ये रिलेशनशिप लिखा था ये अपहोल्ड हो गया ना, यस मैम। है ना? तो इतना ही करना है। वैसे ही अगर आपको कुछ भी और टर्मिनोलॉजी दी जाए तो आप निकाल सकते हो कि आपकी फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं है। मैम ठीक है, अगर फोर्स मैम टू की जगह 2a होता फिर? किसकी जगह क्या होता? मैम 2 की जगह कोई वेरिएबल होता देन? चलो, तो फिर आपका हो सकता है आंसर नहीं आता। मैम मैम क्योंकि अगर इक्वल वेरिएबल की होंगे तो तो कोई फिर वैल्यू नहीं। हाँ, तो फिर आपका फिर वो कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड नहीं होएगा। ठीक है, चलो वो उसका भी एक एग्जांपल मैं दे देती हूँ आपको। ठीक है, अब सपोज सपोज कुछ ऐसा अजीब सा अटपटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज मेरा कुछ ऐसे एग्जांपल आ गया दैट फोर्स इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब इसको निकालो, ये कंजर्वेटिव है या नहीं है? यहाँ पर तुम्हारी एफ एक्स की वैल्यू कितनी है? एक्स के बराबर है। एफ वाई की वैल्यू तुम्हारी वाई के बराबर है। एफ जेड की वैल्यू तुम्हारी जेड के बराबर है। सही है ना? मैम एफ वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स आएगा। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या निकालना है? डेल एफ एक्स अपॉन डेल वाई। ये कितना आ जाएगा? मैम वाई जेड। अगर एफ एक्स को डिफरेंशिएट करोगे वाई के टर्म्स में क्या आएगा? मैच तो 1 हो जाएगा ना मैम। एक्स तो तुम्हारा कांस्टेंट हो गया ना, वाई के टर्म्स में डिफरेंशिएट करना तो यहाँ पे भी तो 0 ही आ जाएगा। यस मैम। कुछ भी फंक्शन हो हमारा, अगर वो कांस्टेंट मान लेंगे ना यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर तुम्हारा y का कुछ टर्म होता तो उसको तो हम मानते, यहाँ पर क्योंकि तुम्हारा प्योरली x का ही टर्म है तो वही कंसिडर करेंगे ना। एक्स तो ये वाई भी जेड Yes, ma'am. हो जाएगा, कांस्टेंट कैसे हुआ? क्योंकि अगर आप पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हो तो यहाँ पर आपका एफ एक्स जो है दैट इज इक्वल्स टू एक्स। आपको उसको डिफरेंशिएट तो y के टर्म्स में करना है ना, तो x तो तुम्हारा y पे कुछ डिपेंड ही नहीं करता, x तो कुछ कांस्टेंट हो गया y के लिए, यस मैम। है ना बेटा? वैसे ही अगर मैं यहाँ पर अब तुम्हारा डेल एफ वाई अपॉन डेल एक्स निकालूंगी, वो कितना आएगा? 0। 0। तो वहां पे बाकी सारी चीजें तो 0 ही हो जाएंगी। यस मैम। जो हमें बाकी सारी चीजें डिटरमिन करनी है, डेल एफ वाई अपॉन डेल जेड निकालोगे, दैट विल कम आउट टू बी इक्वल टू डेल एफ जेड अपॉन डेल वाई। सो ये भी तुम्हारा 0 आएगा। सिमिलरली जो बची हुई थर्ड इक्वेशन है वो भी अगर तुम निकालोगे तो वो भी तुम्हारे पास 0 आ जाएगी। क्या थी? डेल एफ जेड अपॉन डेल एक्स, दिस विल कम आउट टू बी इक्वल टू डेल एफ एक्स अपॉन डेल जेड, और ये भी 0 आएगा। ये ऑलवेज कंजर्वेटिव ही आएगा। कुछ और मैं फोर्स दे दूंगी तो हो सकता है वो कंजर्वेटिव ना आए। अब सपोज मैं आपको कुछ ऐसी फोर्स दे दूं, सपोज मैं आप लोगों को कुछ इस तरीके की फोर्स दे दूं, सपोज हमने फोर्स अपनी एक और बार चेंज कर लेते हैं। मैम मतलब मैम अब तक हमने जो फोर्सेस पढ़ी हैं तो मैम हमने वो नॉन कंजर्वेटिव वो फोर्सेस पढ़ी थी। वो सारी हमने अभी तक कंजर्वेटिव ही पढ़ी है, अभी तक हमने जितनी पढ़ी है वो कंजर्वेटिव है। अब सपोज मैं कुछ ऐसी फोर्स दूं आपको, एक्स स्क्वायर, क्या बेटा? राइट। अच्छा एक सेकंड बच्चा, बस ये लिख लूं फिर करती हूँ। चलो ये वाली फोर्स निकालने की कोशिश करेंगे। यस मैम। ठीक है, कर लिया नोट डाउन बच्चों? यस मैम कर लिया। चलो अब इस वाली फोर्स को देखो, यहाँ पर तुम्हारा एफ एक्स का वैल्यू कितना है? एक्स स्क्वायर वाई के बराबर है, और एफ जेड का वैल्यू कितना है तुम्हारा? वाई जेड स्क्वायर के बराबर है ना? माइनस वाई जेड स्क्वायर रादर। तो अब यहाँ पर अगर मैं पहली इक्वेशन निकालती हूँ, डेल एफ एक्स अपॉन डेल वाई, कितना आएगा? इसको अगर मैं y के टर्म्स में डिफरेंशिएट करूंगी एक्स स्क्वायर वाई को, तो कितना आएगा? खाली एक्स स्क्वायर नहीं आएगा,
राइट। एक्स स्क्वायर वाई को अगर आप वाई के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर रहे हो, एक्स स्क्वायर तो तुम्हारा कांस्टेंट हो गया, खाली वाई को डिफरेंशिएट करोगे 1 आ जाएगा, तो खाली एक्स स्क्वायर नहीं आ जाएगा। यस मैम। और अगर आप डेल एफ वाई अपॉन डेल एक्स करोगे तो कितना आएगा, 0। तो दोनों इक्वल नहीं आए ना, दीज आर नॉट इक्वल। ये जो आपका कोर्स है ये नॉट मैम ये कांस्टेंट होगा तो फिर 0 नहीं आएगा। एक्स स्क्वायर वाई को आपने डिफरेंशिएट किया है, वहां पर आपके पास जो वाई है उसको डिफरेंशिएट करोगे तो 1 आ जाएगा ना, यस मैम। है ना। अगर आप एक्स स्क्वायर वाई में एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट मान लो, वाई को डिफरेंशिएट कर सकते हो ना बेटा। मैम फिर प्रीवियस वाले में 0 कैसे हुआ था? क्योंकि वहां पे तो खाली x था, अगर आप x को y के टर्म्स में डिफरेंशिएट करोगे तो वो 0 आएगा ना। यहाँ पे आपके पास x स्क्वायर y है, x स्क्वायर आपका अभी भी कांस्टेंट ही है, y को लेकिन डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आ जाएगा ना। समझ में आया? मैम क्लियर नहीं हो रहा है। चलो मैं आपको ये बोल रही हूँ कि अगर आपके पास x है, आप x को y के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो x तो उसके लिए कांस्टेंट है ना। यहाँ पर मैंने आपको क्या बोला कि अगर आपके पास कोई भी फंक्शन है a विच इज इक्वल्स टू एक्स वाई, इसको अगर मुझे पार्शियली डिफरेंशिएट करना है इन टर्म्स ऑफ x, तो मैं क्या बोलूंगी, मैं खाली x को देखूंगी, मैं बोलूंगी y तो मेरा कांस्टेंट है, y मेरा कांस्टेंट आ गया, x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा, तो मेरी इसकी वैल्यू होगी y के बराबर। वैसे ही अगर मैं डेल a अपॉन डेल y निकालूंगी तो उसके लिए मैं क्या बोलूंगी कि अब मेरा x कांस्टेंट है, अब मुझे खाली y को डिफरेंशिएट करना है, y को डिफरेंशिएट करूंगी तो 1 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू मेरी x के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर मेरे पास fx की वैल्यू x है और उसको मैं डिफरेंशिएट कर रही हूँ y के टर्म्स में, तो x तो मेरा एक कांस्टेंट हो गया ना, x तो हमारा कांस्टेंट हो गया, उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। यहाँ पर मेरे पास x स्क्वायर y है, तो अगर मैं x स्क्वायर y को डिफरेंशिएट करूंगी तो x स्क्वायर मेरा कांस्टेंट है, y को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा ना, तो x स्क्वायर डॉट 1 आ गया ना आंसर। यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट अलग से नहीं करेंगे? नहीं, क्योंकि यहाँ पर हम खाली पार्शियल डिफरेंशिएशन में हम यही करते हैं कि आपका जो फंक्शन है उसमें x और y दोनों वेरिएबल्स हैं। पार्शियल डिफरेंशिएशन में जिस वेरिएबल के टर्म्स में आप उसको पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हो, खाली उसके टर्म्स में डिफरेंशिएट करोगे, बाकी सारे जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको कांस्टेंट मान लो। ओके मैम। मैम ठीक है, अभी हुआ क्लियर? यस मैम। चलो बहुत बढ़िया, बाकी बच्चों को भी हुआ Thank क्लियर you, बेटा? ma'am. यस Yes, ma'am. ठीक है, गुड बेटा। देखो अभी वर्क पावर एनर्जी के हमारे 2-3 लेक्चर हुए हैं, जितना मुझे लग रहा है बच्चों को थोड़ी कंफ्यूजन, थोड़ी दिक्कत हो रही है इस